ये नामुमकिन है। साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबर्ब्स की दूरी 2 घंटे से घटकर 40 मिनट बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन मुंबई कोस्टल रोडवेज के चलते ये पॉसिबल है। दोस्तों, मेरा नाम किशन मिलानी है। मैं 30 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है वहां वहां रियल एस्टेट का फायदा होता है या रियल एस्टेट बढ़ती है। तो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा नाता है और पुराना नाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते लोग उस एरिया में ज्यादा आना जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका ट्रैवल टाइम सेव होता है, डिस्टेंस सेव हो जाती है। इसके चलते वो उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं और सप्लाई आने शुरू हो जाती है रियल एस्टेट की और कंजम्पशन भी वही होता है। तो रियल एस्टेट का बिजनेस काफी उन लोकेशंस में बढ़िया चलता है। आज के इस वीडियो में यही देखेंगे। तो चलिए और ज्यादा वक्त न जाया करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मुंबई कोस्टल रोड। मुंबई कोस्टल रोड, जिसको आगे शायद छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से भी संबोधित किया जाएगा, 29.8 किलोमीटर लंबा एक रोड बनाया जा रहा है जो 8 लेन ग्रेड सेपरेटर रोड होगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ फेस और साउथ फेस। इसका नॉर्थ फेस 19.8 किलोमीटर का होगा। ये बांद्रा वर्ली सी लिंक के नॉर्थ एंड से शुरू होकर के कांदिवली के लिंक रोड तक खत्म हो जाएगा। इसको बनाने का जिम्मा दिया गया है MSRDC को, जो महाराष्ट्र स्टेट रोड कॉर्पोरेशन कहा जाता है। हालांकि इस फेज में बहुत ज्यादा तरक्की अभी तक हुई नहीं है। इसका साउथ फेज 10.58 किलोमीटर का होगा जो कि मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से निकल करके बांद्रा वर्ली सी लिंक के नॉर्थ एंड पे खत्म होगा। और सबसे मजेदार बात, कहा जाता है कि इस रोड पे हर रोज 1,30,000 गाड़ियां ट्रैवल करेंगी, सफर करेंगी, जो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से बॉम्बे में काफी डीकंजेशन हो जाएगी। जो अभी रास्ते काफी तंग हैं, उन रास्तों में चलना आसान हो जाएगा इस कोस्टल रोडवेज के चलते। और एक बहुत ही ज्यादा मजेदार बात, ये फ्रीवे होगा, इस पे कोई टोल चार्जेस नहीं है। और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 13,200 करोड़ रुपए है। ये दोस्तों मुंबई का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाए, और देश के टॉप प्रोजेक्ट्स में भी इसको माना जाता है। और ये आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 1.6 बिलियन US डॉलर्स बनता है। तो चलिए इसकी प्लानिंग देखते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री से वाकिफ कराना चाहूंगा कि क्या क्या हुआ इस रोड बनाने से पहले, किस तरह से इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया और ये आज आपके सामने किस रूप में आया है। ये बहुत मजेदार बातें होती है दोस्तों। इसको जानने में आपको और रुचि आएगी कि किस तरह हमारी प्लानिंग्स होती है और किस तरह इसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो 1962 में विल्बर स्मिथ नामक एक कंपनी को इस मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझने का जिम्मा सौंपा गया था और उनकी रिपोर्ट में उन्होंने ये रिकमेंड किया कि हाजी अली और नरीमन पॉइंट के बीच जो रिक्लेम्ड लैंड है उस पे 3.6 किलोमीटर का एक रोड बनाया जाए और 1.6 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल जो कि मलाबार के नीचे से होकर जाएगा और ये गिरगांव चौपाटी तक जाएगा। इस रिपोर्ट में वाल्केश्वर रोड और चौपाटी को भी कनेक्टर्स लगाने की बात की गई थी। ये रिपोर्ट तक ही सीमित था, इस बात को फिर उठाया नहीं गया और ये प्रोजेक्ट वहीं शेल हो गया और ये रास्ता कभी बना ही नहीं। फिर आगे चल के 2011 में महाराष्ट्र के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने इसको फिर उठाया और उन्होंने इस कोस्टल रोड को बनाने की फिर चर्चा शुरू की और उन्होंने MSRDC को ये भी सुझाव दिया कि जो सी लिंक हम बनाते हैं उसके जगह अगर कोस्टल रोड बनाया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा, पैसों में भी और सुविधा में भी। और उन्होंने 2012 में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया जिसमें सुबोध कुमार उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर थे और सारे प्रोजेक्ट से जुड़े जो एक्सपर्ट्स थे उनको भी इस कमेटी में शामिल किया ताकि ये अपना स्टडी करके और अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें। तो इस कमेटी ने अपना सुझाव दिया, कोस्टल रोड बनाना ज्यादा बेटर होगा और ये बनाना ही चाहिए। मनोरा MLA हॉस्टल से चलकर जगन्नाथ भोसले मार्ग पर खत्म किया जाए और आगे इसको मरीन ड्राइव के पास से गुजारे और आगे इसको अंडरग्राउंड टनल से मलाबार हिल के अंदर से निकालकर प्रियदर्शनी पार्क के बाहर आगे की तरफ निकाला जाए। और ये स्ट्रेच बनना था रिक्लेम लैंड पे हाजी अली के पास और आगे लाला लजपत राय रोड वर्ली तक। और इसके बाद ये फ्रीवे बांद्रा वर्ली सी लिंक को वर्ली साइड में कनेक्ट किया जाता और ये बांद्रा से होकर फिर चिमई विलेज तक कनेक्ट करेगा जहां पर और एक ब्रिज का निर्माण प्रपोज किया गया। तब इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन थी करीबन 10,000 करोड़ रुपए, जो उस वक्त के एक्सचेंज के रेट के हिसाब से 2.4 बिलियन US डॉलर होते थे। और इस रिक्लेम लैंड पे रोड्स के साथ साथ यहाँ पर स्टिल्स, ब्रिजेस
और टनल्स भी बनने थे। कुल मिला के 18 एंट्री और एग्जिट पॉइंट का प्लान किया गया था, मगर एनवायरमेंटलिस्ट इस बात से खुश नहीं थे और इस बात से सहमत नहीं थे कि रिक्लेम्ड लैंड पे आप कोई भी डेवलपमेंट करो। जैसा कि आप जानते हैं कि CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन हिंदुस्तान में, इंडिया में किसी भी रिक्लेम लैंड को किसी भी तरह की डेवलपमेंट करने की इजाजत नहीं देती और इसके वजह से CRZ के नॉर्म्स को थोड़ा अमेंड करना पड़ता। और 2013 में महाराष्ट्र कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की कि इसमें थोड़ा डाउन किया जा सकता है नॉर्म्स को, ताकि रास्ता यहाँ बनाया जा सके। मगर एनवायरमेंटलिस्ट फिर भी इस बात से खुश नहीं थे और ये प्रपोजल फिर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, जिसके चलते एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको पास नहीं किया और ये प्रपोजल केवल पेपर पे ही रह गया। और 2014 में जब बीजेपी की सरकार पावर में आई, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिर स्टडी किया और इसको इन्होंने फास्ट ट्रैक किया। 2015 में डच गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया, जिसके चलते वो हमारे साथ टेक्निकल नो-हाउ शेयर करेंगे और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में हमारी मदद करेंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली रिक्लेमेशन को किस तरह यूज किया जाए ये नीदरलैंड भली भांति जानता है, इसी के लिए इनको रोपन किया गया इस MOU का। 2015 में इस प्रोजेक्ट को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से क्लियर किया गया और 2016 में सीबेड की जो सॉइल थी उसकी टेस्टिंग हुई और इस प्रोजेक्ट को फाइनल क्लियरेंस मिल गया। और 2018 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ये प्रोजेक्ट किक स्टार्ट हुआ। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने BMC को यानी बृहन-मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जमा करने का आदेश दिया, जो BMC ने इंस्टॉलमेंट्स में चुकाना शुरू कर दिया। इसी साल मई 2023 में इसके डिजाइन में थोड़ी तब्दीली की गई। इसके जो पिलर के जो स्पैन है 60 मीटर के हैं, उसको बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि फिशरमैन इस बात से नाराज थे कि वो स्पैन काफ़ी कम है और जब ये फिशिंग के लिए वहाँ जाते हैं हाई टाइड के चलते उनको नुकसान हो सकता है, नज़दीक पिलर होने के कारण किसी की जान भी जा सकती है और इसको उनको तकलीफ हो सकती है। वो कोर्ट में भी गए और उनकी सुनवाई हुई। उसके बाद इस बात का फैसला हुआ, वो 200 मीटर की स्पैन चाहते थे, दूरी चाहते थे दो पिलर के बीच, लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनली 120 मीटर का उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और इस डिज़ाइन को चेंज करके अब इसकी स्पैन 120 मीटर की गई है दो पिलर के बीच। डिजाइन टीम ने यह भी तय किया कि इसको बो स्ट्रिंग तारों के जरिए जोड़ा जाएगा। बो स्ट्रिंग तारों से क्या होता है कि ये हाई टेंशन वायर से इसको होल्ड किया जाता है, तो नीचे बहुत ज्यादा पिलर्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और पिलर्स की दूरी और ज्यादा हो सकती है। इस डिजाइन के चलते प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हो सकती है। जो इनिशियल नवंबर 2023 में फर्स्ट फेज शुरू होना था, शायद वो आगे बढ़कर 5 से 6 महीने की गैप और उसमें आ सकती है। मई 24 के आसपास ये शुरू हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, छत्रपति संभाजी महाराज की 366वीं पुण्यतिथि के दिन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी ने यह अनाउंस किया कि इस ब्रिज का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई का जो शेप है वो लीनियर है काफी, और इसमें नॉर्थ और साउथ के बीच में ट्रैवल करने में काफी दिक्कतों का सामना पड़ता है। सड़क छोटी हो जाती है, ट्रैफिक काफी कंजस्टिंग हो जाती है। इस रोड के चलते ये डीकंजस्ट होगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि बॉम्बे का टोटल रोड नेटवर्क करीबन 2000-2500 किलोमीटर के आसपास का है, जबकि दिल्ली का टोटल रोड नेटवर्क 28,000 किलोमीटर के आसपास है। इतना फर्क है दोनों में। ये जून 23 की सर्वे बताती है। जैसा आप ये भी जानते हैं कि मुंबई की एक्सपेंशन लिमिटेड है, क्योंकि समंदर है तीनों साइड। इसको एक्सपांड करने का और कोई तरीका नहीं है। हाँ, इसको सहूलत लाने के लिए गवर्नमेंट और एक रोड तैयार कर रही है, मेट्रो रेल नेटवर्क। ये भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका हम फिर कभी एक अलग वीडियो में डिटेल बात करेंगे। ये थी इस प्लानिंग की हिस्ट्री दोस्तों। अब इसके फैक्ट्स और फिगर्स और करंट स्टेटस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस रोड को बनाने के लिए समंदर से रिक्लेम की हुई लैंड है जो करीब करीब 111 हेक्टर की है, जिसमें से 26.5 हेक्टर रोड के लिए इस्तेमाल की गई है और 14.5 एकड़ सी वॉल के लिए काम आएगी। जैसे समंदर को पीछे ढकल के आगे एक सी वॉल बनाई गई है, तो उसी से ये लैंड रिक्लेम हुई है, तब लैंड यहाँ पर आई हुई है, आगे सी वॉल बनी हुई है। और बची हुई 70 हेक्टर लैंड में रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और ग्रीन स्पेसेस बनाए जाएंगे। आजादी के बाद ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्शन है रिक्लेम
किया हुआ समंदर से, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए दोस्तों और लोगों के सुख सुविधा के लिए यहाँ पर एक प्रोमेनेड बनाया जाएगा जो सी वॉल से सटकर 7.5 किलोमीटर लंबा होगा, 20 मीटर चौड़ा। जैसे मरीन ड्राइव में है, ये करीब करीब उससे दुगना हो जाएगा। ये प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होकर के बांद्रा वर्ली सीलिंग के वर्ली पोर्शन तक कंटिन्यू रहेगा और ये कोस्टल रोडवे के साइड साथ साथ चलेगा और सी साइड चलेगा। वेरी ब्यूटीफुल साइट। प्रियदर्शनी पार्क और वर्ली के बीच इस कोस्टल रोड के अंदर से 16 पेडेस्ट्रियन अंडरपास प्लान किए गए हैं। हर 500 मीटर पे एक पेडेस्ट्रियन अंडरपास होगा जिसका कनेक्शन प्रोमेनेड से भी होगा। लोग इससे अंदर से निकलकर प्रोमेनेड की तरफ भी आ सकते हैं और यहाँ पर और बहुत सारी सुख सुविधाओं का भी व्यवस्था की जा रही है, जैसे गार्डन्स, पब्लिक टॉयलेट्स, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, ओपन ऑडिटोरियम, एक बटरफ्लाई पार्क या गार्डन और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें दी जाएंगी। ये 7.5 किलोमीटर लंबी जो प्रोमेनेड वाली सी वॉल है, इसकी ऊंचाई होगी 8.5 मीटर, जो काफी बड़ी होती है दोस्तों। और इसका ड्यूल पर्पस है, एक तो ये हाई टाइड से पानी को यहाँ फ्लड होने से बचाएगी ताकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं प्रोमेनेड पे उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और हाई टाइड के वक्त बॉम्बे के अंदर पानी आने की संभावना यहाँ से बहुत कम है, ना के बराबर है। यहाँ पर 10 बस बेस बनाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बसेस होंगी उनको पार्क करने के लिए और उनके बेस हैं, यहाँ से बसेस चलेंगी। और यहाँ पर करीब करीब 2000 गाड़ियों की पार्किंग की भी सुविधा दी गई है 4 जगहों पे, जिसमें हाजी अली, अमरसंस वगैरह ये सब जगहों पे ये पार्किंग की सुविधाएं भेज दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक और अजूबा दोस्तों, 2 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल जो सी के अंदर से ट्विन टनल जो गिरगांव चौपाटी से होकर प्रियदर्शनी पार्क को कनेक्ट करेगा। यहाँ पर यह बात भी नोट करने जैसी है कि टनल का चयन सीलिंग के बजाय इसके लिए किया गया क्योंकि यहाँ गिरगांव चौपाटी और क्वींस नेकलेस जो मरीन ड्राइव का है उसकी ब्यूटी खराब ना हो, उसको बरकरार रखते हुए ये अंडरग्राउंड टनल बनाया गया है और इनकी हेरिटेज लुक हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। इस ट्विन टनल का डायमीटर करीब करीब 40 फीट का है, जो बहुत बड़ा होता है अपने आप में। हिंदुस्तान में बड़े टनल्स में इसको माना जाता है। ये 3 लेन रोड होगा, एक टनल, और उसमें से 6 क्रॉस रोड होंगे। यहाँ से वहां जाने की सुविधा होगी इमरजेंसी में, गाड़ियों का भी और पेडेस्ट्रियल का भी। तो चलिए अब आते हैं इसके करंट स्टेटस पे। फर्स्ट फेज का काम करीबन 76% पूरा हो चुका है और इसका काम बहुत ही जोरों से चल रहा है और ये नवंबर 2023 और मई 2024 के बीच कभी भी खुला जा सकता है। प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर और बांद्रा वर्ली सी लिंक के बीच वाली दूरी जो अभी 45 मिनट की है वो घटकर केवल 10 से 12 मिनट की रह जाएगी। बहुत ही अचरजनक चीज है दोस्तों, लेकिन कोस्टल रोडवेज के जरिए ये पॉसिबल है। ना केवल वक्त, इसमें 35% करीबन फ्यूल बचेगा और 1860 टन कार्बन भी घटेगा, फुटप्रिंट कम होगा कार्बन का, जो अपने आप में अगेन इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये 10.58 किलोमीटर का जो फर्स्ट फेज है इसको 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया। इसको पैकेज कहते हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 4। पैकेज 1 कवर करेगा प्रियदर्शनी पार्क से बरोड़ा पैलेस तक। ये 3.85 किलोमीटर की लंबाई होगी इसकी और ये 8 लेन का होगा। इसको डेवलप करने का जिम्मा L&T को दिया गया है। और पैकेज 2 हाजिरी से चलकर बांद्रा वर्ली सीलिंग के एंड तक चलेगा और इसकी जो दूरी होगी दैट विल बी 2.33 किलोमीटर। यह भी 8 लेन का होगा। इसको डेवलपमेंट करने का काम एक जॉइंट वेंचर कर रही है जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और Hyundai डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच है, HCC एंड HDC। और पैकेज 4 प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से चलकर प्रियदर्शनी पार्क तक चलेगा, खत्म होगा और इसकी लंबाई होगी 3.93 किलोमीटर। और ये रोड 6 लेन्स का होगा और इसको भी L&T ही बना रही है। और आपको मजे की बात बता दूं कि इस टनल को डिग करने के लिए जो बोर करना होता है उसके लिए हिंदुस्तान की, इंडिया की सबसे बड़ी मशीन को लाया गया है। और इस मशीन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वॉरियर्स होते थे मावल के, मावला, उनके नाम पे रखा गया है। इसको मावला बोलते हैं इस बोरिंग मशीन को। और इस बोरिंग मशीन का अपना वजन 2800 टन का है, जो करीब करीब 460 मेल एलिफेंट्स के वजन के बराबर है। इस कोस्टल रोडवेज के खत्म होने पर जो सहूलत पब्लिक को होगी, नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक काफी आसानी से आ जा सकती है और इस कोस्टल रोड के खत्म होने पर काफी सहूलत होगी बम्बई के लोगों को यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक काफी आसानी से आ जा सकती है। ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इसके चलते रियल एस्टेट की कंजम्पशन भी इन लोकेशंस में बढ़ेगी,
जहां जहां पर ये टर्मिनेट होते हैं कोस्टल रोडवेज का। और जैसे अब साउथ मुंबई में ज्यादा जगह नहीं है तो आउटस्कर्ट्स पे जैसे कांदिवली या उसके आगे में और ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है तो लोग वहां भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल टाइम और ट्रैवल डिस्टेंस भी कम हो जाएगा इससे। और यहाँ पर दोस्तों हर चीज का ख्याल रखा गया है, जैसे रिक्रिएशनल स्पेसेस, लोगों के आने जाने के लिए सुविधाएं और पार्किंग की प्लेसेस। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये समुद्री इलाका है, यहाँ पर मरीन लाइव्स को भी सेव किया गया है और उनको कम से कम डिस्टरबेंस हो वो टाइप के इक्विपमेंट्स इसमें यूज किए गए हैं। तो काफी हाईटेक तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। और इस रोड के बाद न केवल पैसे की बचत होगी बल्कि इकोनॉमी अच्छी होगी, रियल एस्टेट का तो मैंने आपको बताया, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और बहुत लोगों को काम भी मिलेगा यहाँ से वहाँ आने में सुविधा होने के कारण, और बहुत इसमें फायदे होंगे। और ये मुंबईकर्स के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और हर मुंबईकर इसको ट्रैक कर रहा है, इसकी प्रोग्रेस डे टू डे देख रहा है और समझना चाहता है कि ये कब शुरू होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, मुंबई कोस्टल रोड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो औरों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज अपग्रेड हो और उनको पता चले कि क्या हो रहा है मुंबई कोस्टल रोड के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमने पुणे के इंफ्रा पे ये वीडियो बनाया है, लेटेस्ट वीडियो है, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं ये जानने के लिए कि पुणे में क्या डेवलपमेंट हो रही है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।